को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, तो यूनिट का नाम लिखें, यूनिट 3 है आपकी ये यूनिट 3, और इसका नाम क्या है? मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस यानी कि केंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस को आप क्या कहते हैं? केंद्रीय बल। तो मोशन की बात करनी है, गति की बात करनी है, किसके अंतर्गत? सेंट्रल फोर्सेस के अंतर्गत, यानी केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति आप हिंदी में कह सकते हैं। और सच दैट करके है प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। देखो प्लैनेट्स आप लोग जानते होंगे, यानी क्या होता है? ग्रह, है ना। और सैटेलाइट्स कौन होते हैं? यानी उपग्रह। तो आपकी यूनिट का नाम क्या हुआ? मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, हिंदी में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति। और सच दैट करके लिखेंगे ग्रह तथा उपग्रह। ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है सेंट्रल फोर्सेस। तो आप पहली हेडिंग यही डालें, सेंट्रल फोर्सेस क्या होता है। आइए सबसे पहले इसे ही समझते हैं। सेंट्रल फोर्सेस या सेंट्रल फोर्स ही कह लो, और इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बल। ठीक है जी, केंद्रीय बल क्या होता है? क्लियर है? सेंट्रल फोर्स क्या होता है, केंद्रीय बल क्या होता है, ये आपको मैंने पहले भी लिखवाया होगा। ठीक है, लेकिन नहीं भी लिखवाया हो या नहीं भी आपको पता है तो यहाँ भी पढ़ना है आपको। देखो जैसे कोई पॉइंट है, तो एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन या तो उस पॉइंट की ओर होती है या उस पॉइंट से बाहर की ओर होती है, तो ऐसा जो बल है उसे केंद्रीय बल कहते हैं। इस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। ठीक है, यानी एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन या तो एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर है, निश्चित बिंदु की ओर है, या उससे बाहर की ओर है। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को आप क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी द फोर्स, एक ऐसा फोर्स, ठीक है, विच डायरेक्शन। ठीक है, बल्कि डायरेक्शन की बात हो रही है, दिशा की बात हो रही है, तो दिशा दोनों तरफा को हो सकती है। कैसे? एक तो उस पॉइंट की ओर और दूसरी उस पॉइंट से बाहर की ओर। ठीक है, तो द फोर्स हुज डायरेक्शन, ठीक है, यानी जिसकी डायरेक्शन। क्लियर है? द फोर्स हुज डायरेक्शन इज, मैंने कहा एक निश्चित बिंदु होता है जिसे आप फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, या तो उसकी ओर रहेगी तो इज टुवर्ड्स, तो या तो उसकी ओर रहेगी या उससे बाहर की ओर रहेगी, है ना। तो द फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन इज टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर या, और टुवर्ड्स अवे। ठीक है, टुवर्ड्स अवे का अर्थ होता है बाहर की ओर। क्लियर है? यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। चलो दिख नहीं रहा आपको उधर का, तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ। तो आप समझ तो पा रहे हैं, एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन कैसी रहती है? चलो अब दिख रहा है, अब सारा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से रख लेते हैं एंगल। तो देखो एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन या तो टुवर्ड्स होती है यानी ओर होती है, या टुवर्ड्स अवे, टुवर्ड्स अवे यानी बाहर की ओर। किससे? ठीक है, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक निश्चित बिंदु, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर है? बात क्लियर है? तो एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन या तो टुवर्ड्स होती है, टुवर्ड्स का अर्थ की ओर, या टुवर्ड्स अवे मानी बाहर की ओर होती है। कहाँ से? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी निश्चित बिंदु से या तो बाहर की ओर हो सकती है उसकी डायरेक्शन, दिशा, या उस बिंदु, उस पॉइंट की ओर हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप के फोर्स को आप क्या कहते हैं? लिख देना, इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। इस टाइप के आप फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो
एक बार हिंदी में सुन लीजिए। यानी वह बल जिसकी दिशा किसी निश्चित या स्थिर बिंदु की ओर होती है या उससे बाहर की ओर होती है, क्या कहलाता है? केंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, द फोर्स हुज डायरेक्शन इज टुवर्ड्स और टुवर्ड्स अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज, क्या कहलाता है? सेंट्रल फोर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देख सकते, हाँ एग्जाम्पल से पहले एक बात और सुनो, ये जो है ना फोर्स, इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी जो परिमाण है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि परिमाण है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स समझ रहे हैं आप किस फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं? सेंट्रल फोर्स की। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स वो होता है, डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, दूरी पर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस किसकी है? उस फिक्स्ड पॉइंट की है। ठीक है, ऑफ दैट फिक्स्ड पॉइंट, क्लियर है? ऑफ दैट फिक्स्ड पॉइंट, बात आपको क्लियर होगी। इसका मतलब है इस बल का जो परिमाण है उस बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, डिपेंड्स, निर्भर करता है, ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस पर, दूरी पर, और किसकी दूरी है? उस पॉइंट की है। ठीक है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, और इस फिक्स्ड पॉइंट को ही आप क्या कहते हैं? इस फिक्स्ड पॉइंट को आप कहते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज, ठीक है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज, लिख लेना, बल्कि मैं लिख ही देता हूं, क्या कहते हैं इसे? इज नोन एज सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, सेंटर ऑफ फोर्स, यानी इस निश्चित बिंदु को बल का केंद्र कहते हैं। देखो वो जो पॉइंट है ना, फिक्स्ड पॉइंट, उसे सेंटर कह रहे हैं फोर्स का। तो जो फोर्स सेंटर से रिलेटेड है उस फोर्स को क्या कहेंगे? सेंट्रल फोर्स कहेंगे। जो बल केंद्र से रिलेटेड है, संबंधित है, उस बल को केंद्रीय बल कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो सारी बातें सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड मैंने आपको समझा दी है। यदि आप इसे लिखना चाहें एक्सप्रेशन के तौर पर, तो जो फोर्स है ना, वो किस पर डिपेंड करता है? इसका इस तरीके से लिख सकते हो एक्सप्रेशन, यानी जो फोर्स है ना, वो फोर्स जो है आर ब्रैकेट में लिख रहा है, इसका मतलब है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पर। ठीक है, और आर कैप क्या है? डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, ये बात आपको सारी समझ में आई होंगी। एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन किसी फिक्स्ड पॉइंट की ओर होती है या उससे बाहर की ओर होती है, तो ऐसे फोर्स को आप क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और एक बात, इस बल का जो परिमाण है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस किसकी है? उस फिक्स्ड पॉइंट की। ठीक है, और इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, जो फोर्स सेंटर से रिलेटेड है उसे सेंट्रल फोर्स इसी कारण कहते हैं। और इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? इसके एक्सप्रेशन में, इसके फंक्शन में, फलन में क्या आ रहा है? आर आ रहा है। आर आने का अर्थ ये है कि ये जो फोर्स है किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल फोर्स है। आइए इसके एग्जाम्पल देख लो एक दो। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी कुछ दिख रहा होगा अच्छे से। चलो ठीक है, आओ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसका एक तो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। आपको एक बात पता है, सेंटर में, जैसे सोलर सिस्टम की आप बात करो, जिसे आप सौरमंडल कहते हैं हिंदी में ना, तो आप देखें सोलर सिस्टम में क्या होता है? सोलर सिस्टम में सेंटर में कौन होता है? सन होता है, और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स यानी कि ग्रह परिक्रमा करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं। तो आप देखते हैं, न्यूटन ने तो बताया है कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच, किन्हीं दो कणों के बीच एक फोर्स वर्क करता है जो अट्रैक्शन का होता है, जो आकर्षण का बल होता है। इस फोर्स को आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको पता होगा, देखो इस तरीके से, जैसे बीच में सन है
और इस तरीके से इसके चारों कोई प्लैनेट है, ठीक है। सन तो सबसे बड़ा है, प्लैनेट छोटा है, इस तरीके दिखा दो तो देखियो फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का बल है, तो अपनी ओर खींचेगा ये सन इसे, है ना। तो इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन है इस फोर्स की वो एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर है या नहीं, फिक्स्ड पॉइंट की ओर है या नहीं, यानी सेंटर पे जहाँ पर सन है सेंटर की ओर है इसकी डायरेक्शन या नहीं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किसकी ओर है, सेंटर की ओर, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर है, तो इसका मतलब है, और ये फोर्स है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रल फोर्स का, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है, बात समझ में आई। और मैंने जब पढ़ाया था आपको सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, जब कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्स तब भी पढ़ाया होगा, है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा और विस्तार से मैंने बता दिया है आपको, तो बात समझ में आई। ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रल फोर्स का। और देखो यदि प्लैनेट लगाएगा इस पर फोर्स तो बाहर की ओर खींचेगा अपनी ओर, अट्रैक्शन का फोर्स है ना, तो इसका मतलब है फिर क्या हो जाएगा, इस फिक्स्ड पॉइंट से बाहर की ओर हो जाएगा फोर्स, तब भी सेंट्रल फोर्स रहेगा, क्योंकि मैंने बताया या तो फिक्स्ड पॉइंट की ओर होता है या फिक्स्ड पॉइंट से बाहर की ओर होता है, दोनों ही स्थितियों में जो फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स कहलाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख लो इसका, इसका एक एग्जाम्पल दूसरा जो लिख सकते हो आप वो लिख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे आप हिंदी में कहते हैं क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल, है ना, या वैद्युत बल भी कह सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है आपको पता होगा, किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स है, आवेशित कणों के बीच लगने वाला जो बल है उसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये कैसे है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल कैसे है समझो। जैसा आप देखते हैं एटम का एग्जाम्पल ले लो, परमाणु का, तो एटम में बीच में कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षाएं होती हैं, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसी एग्जाम्पल समझ लो, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो चार्ज नहीं होता कोई, तो उन्हें छोड़ो, तो प्लस और माइनस के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का। तो इसका मतलब है जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी या तो एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर है या फिक्स्ड पॉइंट से बाहर की ओर है, ठीक है। प्रोटॉन खींचेगा तो फिक्स्ड पॉइंट की ओर होगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फिक्स्ड पॉइंट से बाहर की ओर होगा। स्थिति चाहे जो भी रहे, आप दोनों ही स्थितियों में देखें, एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन या तो फिक्स्ड पॉइंट की ओर होती है या फिक्स्ड पॉइंट से बाहर की ओर होती है, उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर वैद्युत बल भी किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं कहता हूँ साथ साथ नोट करते चलो, तो आपने साथ साथ इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सेंट्रल फोर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, केंद्रीय बल क्या होता है, मैंने इसके एग्जाम्पल भी बता दिए, इसका एक्सप्रेशन भी, और इसके बारे में जो आवश्यक बातें थी जो आपके काम आएंगी वो सब मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्लैनेट्स, ठीक है। बिल्कुल बेसिक टॉपिक करेंगे आज के लेक्चर में। हेडिंग है आपकी प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स क्या होते हैं मैंने बताया, इन्हें ग्रह कहते हैं, ठीक है, ग्रह। तो ग्रह देखो कैसे होते हैं आपको सबको पता है, लेकिन इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। क्या होते हैं आपको पता है एक बात, कि सेंटर में सन होता है, जो सोलर सिस्टम है अपना, सेंटर में कौन होता है, सन यानी सूर्य, और उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यानी इसी बात का लाभ उठा करके डेफिनेशन दे दो, क्या कहेंगे, यानी ऐसे आकाशीय पिंड
जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो लिख सकते हैं दैट, बल्कि वे आकाशीय पिंड बहुत सारे हैं ना, तो द लिख दो चाहे, तो द आकाशीय पिंड यानी यूनिवर्सल, ब्रह्मांड से रिलेटेड है ना, तो द यूनिवर्सल बॉडीज है ना, यूनिवर्सल। ठीक है जी, यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड से रिलेटेड, जो ब्रह्मांड में है, या सेलेस्टियल बॉडीज भी आप इन्हें कह सकते हैं, यानी सेलेस्टियल यानी आकाशीय पिंड। ठीक है, तो द यूनिवर्सल बॉडीज, ठीक है, जो क्या करते हैं? विच रिवॉल्व, जो घूमते हैं, विच रिवॉल्व, रिवॉल्व माने होता है परिक्रमा करना, परिक्रमा करना, चक्कर लगाना है ना, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो द यूनिवर्सल बॉडीज या द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड माने चारों ओर, और किसके चारों ओर? सन के चारों ओर। ठीक है, तो द यूनिवर्सल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन क्या कहलाते हैं? आर नोन एज, बॉडीज कहा ना, तो ऐसे बॉडीज को आप क्या कहते हैं? ऐसे पिंड को आप क्या कहते हैं? आर नोन एज प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कहलाते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात थी, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल लिख लो एक दो, तो आपको पता है कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, एक दो के नाम लिख दो, जैसे कि अपनी अर्थ ही है, पृथ्वी, पृथ्वी है ना, और सैटर्न लिख सकते हो, शनि। ठीक है, ऐसी नाम लिख दो बस, है ना, 2-3 के। और बताओ, बताओ 8 प्लैनेट होते हैं, पता है ना, पहले 9 होते थे, अब जो प्लूटो है, यम, वो प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर हो गया है। ठीक है, तो एक दो के नाम और लिख सकते हो, जुपिटर लिख लो, या मार्स लिख लो, मंगल। ठीक है जी, तो ये सब किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? प्लैनेट्स के। कर लोगे इसे? हाँ, मार्स में एच नहीं आएगा। ठीक है, जुपिटर हिंदी तो समझ रहे हो ना, मंगल कहते हैं इसे, इसे शनि कहते हैं, इसे पृथ्वी कहते हैं। और जुपिटर क्या होता है? बृहस्पति होता है। ठीक है, बुध होता है मरकरी। ठीक है, और एक बचा आपका अरुण, अरुण जो होता है उसे यूरेनस कहते हैं, वरुण जो होता है उसे नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, और जो यम था प्लूटो, वो तो अब रहा नहीं। ठीक है ना, कर लोगे? तो 2-3 के नाम लिखने हैं बस, तो प्लैनेट्स क्या होते हैं आप उसे समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बाकी PDF नोट्स में मैं अच्छे से लिख दूंगा। तो PDF नोट्स आपको है ना ग्रुप में मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी एक बना लेंगे। आप कह रहे थे कि एक ग्रुप होना चाहिए टेलीग्राम पे जिससे हम बातचीत कर सकें, तो ग्रुप का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चैनल और टेलीग्राम, चैनल में और टेलीग्राम ग्रुप में आप अंदर समझते होंगे, चैनल पे आप है ना बातचीत नहीं कर सकते, चैट वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन ग्रुप में कर सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बाकी ये सब चीज़ें तो आप बहुत है ना एडवांस हो रहे होंगे। चलो हाँ, अगली हेडिंग डालो। प्लैनेट्स के बाद मैंने कहा था ना, पहले जो यहाँ दिख रहा है यूनिट के नेम में, इसके बारे में बात करेंगे। और इस यूनिट में एक यही चैप्टर है, तो छोटी यूनिट है, जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं, करेंगे, है ना। तो सेंट्रल फोर्सेस मैंने आपको पढ़ा दिए, प्लैनेट्स क्या होते हैं मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, और सैटेलाइट्स क्या होते हैं, अब हेडिंग डालो सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स बताओ क्या होता है? इन्हें कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। ठीक है, तो आपको पता है सैटेलाइट्स उपग्रह क्या होते हैं? जैसे चंद्रमा है, मून, वो पृथ्वी का एक उपग्रह है, अर्थ का एक सैटेलाइट है। तो आपको पता है चंद्रमा क्या करता है, मून क्या करता है? अर्थ के चारों ओर घूमता है। और अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है। इसका सीधा सा मतलब है, पर्टिकुलरली बात नहीं करनी, हमें जनरली बात करनी है। और मैं कहता हूँ जो बात जनरली कही जाती है वो सबसे बेस्ट होती है, जो सब पे एक समान रूप से लागू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उपग्रह वो है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अरे केवल चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है प्राकृतिक, नेचुरल, जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन और जो है ना उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो अन्य प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों के चारों ओर घूमते होंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज
या ऐसी यूनिवर्सल बॉडीज जो किसके चारों ओर घूमती हैं, ग्रह के, प्लैनेट्स के चारों ओर घूमती हैं, है ना, वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो लिख देते हैं, द यूनिवर्सल बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज वे आकाशीय, ठीक है, ये ब्रह्मांडीय पिंड बॉडीज है ना, कौन से, विच रिवॉल्व, जो रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करने का अर्थ परिक्रमा, विच रिवॉल्व, वहाँ पे क्या था, अराउंड द सन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट है ना, ग्रह के चारों ओर हैं ये, और ग्रह कोई सा भी हो, 8 हैं आपको पता है प्लैनेट, तो है ना, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं में से किसी एक के भी चारों ओर यदि घूमेंगे तो ऐसे जो बॉडीज हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं। तो द यूनिवर्सल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, आप लिख देना आर नोन एज, ठीक है, आर नोन एज, इसे आप क्या कहते हो, सैटेलाइट्स कहते हो। ठीक है, और सैटेलाइट्स के एग्जाम्पल में, बल्कि एग्जाम्पल से पहले आप हेडिंग डालना इसके बाद, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स कितने प्रकार का होता है, ठीक है, दिख तो रहा है ना आपको सबको अच्छे से, हाँ, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, टाइप्स यानी प्रकार, हेडिंग है उपग्रह के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स आपको पता होना चाहिए, और पता है भी, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, है ना, तो लिखना सैटेलाइट्स इज ऑफ, बल्कि सैटेलाइट्स कह रहे हैं, है ना, तो आर आएगा, तो सैटेलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, नेचुरल, प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी जिसे कृत्रिम उपग्रह कहेंगे। ठीक है, तो आप इसमें पहली हेडिंग डालो, पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट पता है क्या होता है, आपको पता है नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, यानी वे उपग्रह, है ना, जो प्राकृतिक रूप से किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। यानी हम नहीं घुमा रहे उन्हें, वो खुद घूम रहे हैं अपने आप ही, प्रकृति ने खुद ही उन्हें परिक्रमा पे लगा रखा है किसी ग्रह के चारों ओर, है ना। तो कहने का मतलब है, यानी वे सैटेलाइट जो अपने आप ही नेचुरली किसी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उन सबको आप क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। जैसे आपकी अर्थ है, जो आपकी प्लैनेट है वो कौन है, वो आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, और उसके चारों ओर जो नेचुरली घूम रहा है, जो प्राकृतिक रूप से घूम रहा है, वो कौन है, वो आपका चंद्रमा है, वो आपका चांद है, इस तरीके से भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो आपका चंद्रमा है, वो अपने आप घूम रहा है, आपने उसे घुमाया नहीं है, वो आपके चारों ओर, मतलब आपके चारों ओर नहीं, वो आपकी अर्थ के चारों ओर अपने आप घूम रहा है। ठीक है, तो वो कैसा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट क्यों है, क्योंकि प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है, और नेचुरल क्यों है, क्योंकि वो अपने आप घूम रहा है, ठीक है, प्लैनेट के चारों ओर। तो इसमें आप लिखेंगे, यानी सैटेलाइट तो आपने पढ़ लिया ना क्या होता है, तो इसका मतलब है द सैटेलाइट, वे सैटेलाइट, ठीक है, द सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स लिख दो चाहे ना, विच रिवॉल्व, ठीक है, विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, ग्रह के चारों ओर, अराउंड द प्लैनेट, विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। ठीक है, नेचुरली एक वर्ड आएगा बस, ठीक है, क्या वर्ड आएगा, नेचुरली। नेचुरली का अर्थ है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो इसमें कॉमा लिखना, आर नोन एज नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, यानी वे उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं, कॉमा लिखना, प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो द सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट या अराउंड एनी प्लैनेट, किसी ग्रह के चारों ओर, नेचुरली एक वर्ड मेन है, नेचुरली, कॉमा लिखना, आर नोन एज, क्या कहलाता है ये, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको पता है, इसके एग्जाम्पल में लिखना, जैसे अपनी अर्थ की ही बात कर लो या 1-2 ग्रह की और बात कर लेंगे, तो इसमें लिखना मून, अपना जो चंद्रमा है,
अपना जो चांद है ना, तो मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, बल्कि सैटेलाइट जो मून है ना वो सैटेलाइट नहीं है, बल्कि वो क्या है, सैटेलाइट में भी नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो आप इसमें लिखना, इसके एग्जाम्पल में भी लिखना चाहो तो इसके एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्लासिफिकेशन करके सभी एग्जाम्पल, जो नेचुरल के एग्जाम्पल है, जो आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल होगा, वो दोनों ही एग्जाम्पल सैटेलाइट के हो जाएंगे। ठीक है, तो बताऊंगा इसके बारे में, पहले नेचुरल को पढ़ लो। तो मून कैसा एग्जाम्पल है, मतलब मून सैटेलाइट तो है, आपको बता दिया मैंने कि वो किसी प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है, किसी प्लैनेट क्या, अपनी अर्थ के चारों ओर ही घूम रहा है। तो इसका मतलब है मून क्या है, मून है आपका नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि अपने आप घूम रहा है, प्राकृतिक रूप से घूम रहा है, आपने उसे घुमाया नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखना मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, पहली लाइन, पहला एग्जाम्पल। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, एक दो ग्रह का उपग्रह और बता दो, जैसे टाइटन जो है ना वो शनि का उपग्रह है, तो लिखना टाइटन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, शनि। ठीक है जी, तो टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का है। तो इसका पहला लिख देना, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, एंड नंबर सेकंड हो जाएगा टाइटन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। ठीक है, यहाँ तक सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट के बाद चलते हैं, नंबर सेकंड हेडिंग डालो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल को हिंदी में कहते हैं कृत्रिम, क्या क्या कहते हैं, कृत्रिम, है ना। कृत्रिम माने जो मनुष्य ने बनाया हो, है ना, जो अपने आप ना बना हो, तो आर्टिफिशियल। ठीक है, नंबर सेकंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इसमें आप लिखना, देखो पहले समझ लो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन होते हैं, यानी ऐसे सैटेलाइट्स जो किसी प्लैनेट के चारों ओर तो घूमते हैं, लेकिन उन्हें आपने स्टेब्लिश किया है ना, किसी ऑर्बिट में, किसी कक्षा में, कि वो प्लैनेट के, ग्रह के चारों ओर घूमे। ठीक है, वो अपने आप नहीं घूम रहे हैं, उन्हें आपने स्थापित किया है किसी कक्षा में घूमने के लिए। तो कहने का मतलब है ऐसे सैटेलाइट, एक बार हिंदी में सुनो, ऐसे उपग्रह जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं तथा किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए पृथ्वी के चारों ओर घुमाए जाते हैं या पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं, कोमल आगे लिखना, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। तो आप लिखना द सैटेलाइट्स विच आर मेड बाय ह्यूमन, किसके द्वारा बने हैं, ह्यूमन के द्वारा बने हैं, मनुष्य के द्वारा बने हैं। तो इसका मतलब है द सैटेलाइट्स विच आर मेड बाय ह्यूमन। ठीक है, एंड इज स्टेब्लिश्ड, और क्या कर दिया गया है, उन्हें स्टेब्लिश्ड कर दिया गया है। स्टेब्लिश करने का आप अर्थ समझते हैं, स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, स्थापित करना, इस वर्ब का अर्थ क्या है, स्थापित करना। ठीक है जी, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, द सैटेलाइट्स विच आर मेड बाय ह्यूमन। ठीक है, ऐसे उपग्रह जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, एंड आर स्टेब्लिश्ड, यानी स्थापित कर दिए गए हैं। मैंने बताया विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो फॉर द स्पेशल पर्पज, विशेष उद्देश्य के लिए, है ना, फॉर द स्पेशल पर्पज। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार के जो सैटेलाइट हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए एक बार, मैंने कहा द सैटेलाइट्स विच आर मेड बाय ह्यूमन एंड आर स्टेब्लिश्ड टू रिवॉल्व, घूमने के लिए स्टेब्लिश कर दिया जाता है, परिक्रमा करने के लिए उन्हें स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, एंड आर स्टेब्लिश्ड टू रिवॉल्व, टू रिवॉल्व करता है घूमने के लिए। ठीक है, टू रिवॉल्व फॉर द स्पेशल पर्पस, विशेष उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो कोमल आगे लिखना आर नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इस प्रकार के जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, यानी कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, सन 1975 में, 1975 में भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था। अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह, है ना, भारत ने लॉन्च किया था। ठीक है, उसका नाम क्या था,
ये जीएस का भी क्वेश्चन है और ये एक है ना जानकारी बहुत अच्छी है, तो इसलिए इसे आप याद भी रखेंगे और यहाँ पर तो आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम्पल में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के एग्जाम्पल में इसे आपको लिखना पड़ेगा। आपको पता होगा 1975 में जो उपग्रह लॉन्च हुआ था है ना, उसका नाम था, भारत के एक बड़े महान वैज्ञानिक हुए प्राचीन काल में, उन्हीं के नाम पर रखा गया और उनका नाम सभी जानते हैं, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। तो इसका जो हो जाएगा एग्जाम्पल वो हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट, क्लियर है। तो जो आर्यभट्ट फर्स्ट है, आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट फर्स्ट है, इसमें लिखना नंबर फर्स्ट में, आर्यभट्ट फर्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, भारत का है ये। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक एग्जाम्पल कौन हुआ, आर्यभट्ट प्रथम हुआ, आर्यभट्ट फर्स्ट हुआ। ठीक है, और एक स्पुतनिक है, वो किसका है, रसिया का है, रूस का है, उसका भी नाम आप लिख सकते हैं स्पुतनिक, है ना। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, मैं लिख दूंगा बाकी नोट्स में अच्छे से। तो जो स्पुतनिक है वो क्या है, रूस का है, रसिया का है, वो क्या है, रूस के द्वारा लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब है, दो एग्जाम्पल मैंने बताया, आर्यभट्ट फर्स्ट जो है वो इंडिया का है और ये रसिया का है, रूस का है। ठीक है, स्पुतनिक, क्लियर है। तो ये दोनों क्या हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं और समय समय पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। जो अंतरिक्ष एजेंसियां होती हैं, है ना, जो स्पेस के क्षेत्र में काम करती हैं, जैसे आपको पता होगा भारत की कौन है, इसरो। ठीक है, पता है ना आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्पेस की जो भारत की एजेंसी है उसका नाम क्या है, इसरो। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेना आप, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन को परिषद भी कह सकते हैं, क्लियर है। और एक अमेरिका की बहुत फेमस एजेंसी है जिसका नाम आपने सुना होगा, नासा। ठीक है, तो नासा अमेरिका की है, अलग अलग देशों की जो एजेंसियां हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दूसरे प्रकार का था, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और सैटेलाइट्स वगैरह जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर अच्छे से टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। तो हम आपके साथ हैं ही और हमेशा साथ रहेंगे। बस है ना, कुछ विपरीत समस्याएं आ जाती हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, बाकी अच्छे से पढ़ते रहेंगे, आप लोग सहयोग दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।